नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू। और एमसीक्यू से पहले थोड़ी थ्योरी। आज हमने थोड़ा कुछ अलग किया है आपके लिए। क्या अलग किया है? अलग ये किया है कि पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन सामने ही देख लेंगे थ्योरी, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट करने की हमने कोशिश की है इस चैनल पर। तो आज हम जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस है, वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम। वर्तमान में क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम हुआ करता था। और जो यूपीएस है, जिसको 2024 में अप्रूवल मिला और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हुई, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये इसकी चर्चाएं करेंगे। 3 अलग अलग जार हमने ले रखे हैं और तीनों पैसे के भरे हुए हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिशियल है, नेशनल पेंशन सिस्टम बेनिफिशियल है, या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये बेनिफिशियल है। ये हमारी धूम मचा देंगे सीरीज के अंदर। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। इसको आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। एक वीडियो के अंदर सार निचोड़ के, एकदम निचोड़ के दे देंगे आपको कि सर ये है। और यहां से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर देख लेना। क्यों? क्योंकि हम आप तक पूरी जी जान लगाकर आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान में आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है और आप सभी का ये परिवार है। ये रेलवे नॉलेज चैनल हमारा नहीं है, ये आपका चैनल है, आपके थ्रू ये रन हो रहा है। और आप सभी इस चीज़ को आगे से आगे मोटिवेट करते हुए बढ़ा रहे हैं। आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हैं तो भी हमें। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो भी पूरी देख जाते हैं और कमेंट भी नहीं करते एक भी। कम से कम 1-2 कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आप कम से कम कुछ ना कुछ कमेंट करिए कि हाँ सर अच्छा लगा आपको, तो आप अच्छा बताइए उसको। अगर आपको कोई कमी लगती है तो हमें सजेस्ट करिए कि सर ये चीज़ें हो। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो हमें डालिए उस कमेंट सेक्शन में। लास्ट सेशन में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैराथन क्लास लानी है 4-5 घंटे की, तो आप कम से कम 50 कमेंट डालिए कि सर मैराथन क्लास लाइए। तो उस वीडियो के अंदर आप 50 कमेंट अभी तक नहीं हुए हैं, तो हमने मैराथन क्लास पर अभी कोई विचार नहीं किया है। और धीरे धीरे हम और अलग अलग टाइप के एग्जाम्स जो हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे के होते हैं, उनके लिए और भी मटेरियल आपको बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों, एमसीक्यू के अलावा अगर आपको वास्तव में मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, एलडीसी या प्रमोशनल कोटा हो, इनके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं। आपको एक सुनहरा अवसर मिलता है आगे बढ़ने का रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपके पास कई बार मौके आते होंगे प्रमोशनल कोटे के थ्रू सूटेबिलिटी देकर आगे बढ़ने के, या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एलडीसी एलडीसी एग्जाम देके। ग्रुप बी में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वो तो सभी डीआर कोटे से होती ही नहीं है, वो तो प्रमोशनल कोटा या फिर एलडीसी कोटे के थ्रू। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेपर तो पास कर लेते हैं लेकिन प्रमोशनल कोटे में सीनियर नहीं होते, इसलिए रह जाते हैं। उनके लिए ये सुनहरा मौका है, ये मान लो, ग्रैब कर लो इस चीज को। तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरवी सर। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, धूम मचा देंगे सीरीज को। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, अलग अलग सेशन हमने तीनों के कर दिए, कंबाइंड बात करेंगे और एकदम धड़ाधड़ 50 क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे दोस्तों, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो कांटेक्ट करिए हमारी टीम से स्टडी मटेरियल के लिए, और आप केवल व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर। अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये कुल मिला के हमारी टीम, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसेवरेंस। और कुल मिला के हमारी टीम और आप मिलकर आपके लिए सफलता की नई चाबी ढूंढेंगे। और जहां आप पहले से ही बहुत अच्छे पद पर बैठे हैं, लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में आना, लेकिन आप उस पद, कई बार क्या होता है, किसी भी चीज की वैल्यू तब तक रहती है मिलने से पहले और खोने के बाद। मिल चुकी है वो चीज भी बढ़िया है, लेकिन प्रोग्रेस करना कहाँ मना है। आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करके तो देखिए, आपका ओहदा बढ़ जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। हेल्पर ग्रुप सी में आ सकते हैं सारे, ग्रुप सी के लोग ग्रुप बी में जा सकते हैं। प्रमोशन के हजारों ऑप्शन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए ओपन है। बस आप खड़े होइए और चलिए तो सही, हमसे हाथ मिलाइए, फिर कारवां बनता जाएगा और सिलेक्शन आपके श्योर होते जाएंगे दोस्तों। तो हमारी इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सबसे पहले जो तीनों प्रकार की पेंशन है, ओपीएस है, एनपीएस है और यूपीएस है, इनको डिटेल में जानेंगे और डिटेल में जानने के बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के पर बढ़ने से पहले पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। क्या इनमें डिफरेंस है,
क्या पॉइंट है, ओपीएस क्या कहता है, एनपीएस क्या कहता है और यूपीएस क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म का आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये फुल फॉर्म है। एनपीएस की वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम है, क्योंकि पहले न्यू पेंशन स्कीम हुआ करता था। और यूपीएस है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सिस्टम नहीं है, ये भी स्कीम है ओपीएस की तरह। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सारी चीजें एकदम डिटेल में जानेंगे आज, क्लियर कर देंगे तीनों को सामने रख के कि तुम्हारे अंदर ये होता है, तुम में ये होता है और तुम में ये होता है, क्लियर कर देंगे सारी बातों को। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करते हुए जुड़िए दोस्तों। लागू होने की तिथि की बात कर लेते हैं कि कब से कौन सी लागू हुई। तो सन 1 जनवरी 2004 से पहले अपॉइंटमेंट अगर किसी कर्मचारी का या किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ होगा तो फिर आप ओपीएस के अंदर माने जाएंगे, जिसमें अंतिम विड्रॉल बेसिक पे का 50% प्लस डीए आपको मिलता है। फैमिली पेंशन का भी ऑप्शन आपके पास होता है, और बेहतरीन तरीके से कम 9,000 रुपए मिलेगी, मैक्सिमम 1,25,000 आप उठा सकते हैं, प्लस में डीए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ग्रेजुइटी अलग मिलेगी, सारी बातें करेंगे। लेकिन एक बार लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले के लोग, 1 जनवरी 2004 से नियुक्त लोग जो होंगे वो एनपीएस में आएंगे। अगर इसमें अनसर्टेनिटी रही, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये यूपीएस लेके आई। 1 जनवरी 2025 से ऑप्शनल बेस्ड है, एनपीएस के कर्मचारी यूपीएस को चूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एक बार अगर आप इधर आ गए तो इधर आने का दरवाजा तो है, लेकिन वापस जाने का दरवाजा नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से कब से लागू हुई, लागू होने की तिथि से अगर तीनों से क्वेश्चन आता है तो ये आपके सामने रहा, ये कवर होना चाहिए। आफ्टर दैट योजना का प्रकार कैसा है, तो ये तो डिफाइंड बेनिफिट है, इसमें पहले से ही दिखा हुआ है सरकारी गारंटी है, फुल गारंटी सरकार गारंटी लेती है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 8.1%, आजकल 8.2 या 8.1 है, वो बढ़ा दिया है पहले से 7 पॉइंट कुछ से। तो उसके तहत सरकार गारंटी, चाहे शेयर मार्केट डूबे चाहे नहीं डूबे, चाहे 2 गुना दे, लेकिन सरकार जितना कह रही है उतना पैसा मिलेगा। तो ये डिफाइंड बेनिफिट, पहले से ही बेनिफिट डिफाइंड है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कर्मचारी 10% और गवर्नमेंट 14% देके, और एक प्रकार से टीयर 1 और टीयर 2 दो प्रकार के टीयर बनते हैं। टीयर 1 मैंडेटरी है, टीयर 2 मैंडेटरी नहीं है, उसमें आप कितना भी पैसा डालो निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पेंशन वाला अमाउंट है एनपीएस के अंदर, वो 60 साल की उम्र पर मैक्सिमम 60% लमसम के रूप में निकाल लो, 40% की एन्युटी बना लो। अगर आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ती है जब आप सर्विस में रहते हुए, तो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर आप 3 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए, 5-5 साल के गैप पर मैक्सिमम 3 बार आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन 60 साल से पहले अगर आप वीआरएस ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो फिर आपको 20% पैसा ही लमसम मिलेगा, 80% की तो पेंशन बनानी पड़ेगी सर। ये कुछ रूल्स नॉर्म्स हैं, इन्हीं से दुखी होकर कर्मचारियों ने हड़ताल करना चालू किया और वापिस से डिफाइंड बेनिफिट और सरकारी गारंटी लेने की कोशिश की। तब जाके सरकार ने भार को कम करते हुए, मेंटेन रखते हुए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की। ये एक प्रकार की हाइब्रिड पेंशन स्कीम है, जो मेंटेन्ड खर्चा, मेंटेन्ड इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए, एक्सपेंडिचर मेंटेन करते हुए है। इसमें बेनिफिट भी दिए गए हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। इसमें 10% कर्मचारी और 10% मैचिंग जो एक टूल है वो गवर्नमेंट मिलाएगी, और 8.5% गवर्नमेंट अलग से देगी। तो गवर्नमेंट का 18.5% है, कर्मचारी का 10%। ये इस प्रकार की हाइब्रिड जो स्कीम है ये यूपीएस के अंदर दोस्तों लाई गई। बोलो दोस्तों, आ रहा है समझ में। उसके बाद में तीसरा, पेंशन की गारंटी क्या है सर, कौन से वाले में पेंशन की गारंटी? तो पेंशन की गारंटी फुली गारंटेड है ओपीएस के अंदर, कोई गारंटी नहीं है पीएफआरडीए जाने और आप जानो, सरकार की कोई गारंटी नहीं है। और इसमें अश्योर्ड पेंशन है कि 10,000 प्लस डीए तो मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रकार से ये अश्योर्ड पेंशन देने की सरकार ने बात की है। तो अश्योर्ड पेंशन, कुछ हिस्सा पेंशन का और फैमिली पेंशन के रूप में भी 60% मिलेगा अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो। चलिए सर, मार्केट रिस्क की बात कर लेते हैं। मार्केट रिस्क कितना है? तो बिल्कुल नहीं है, ओपीएस के अंदर कोई मार्केट से लेना देना ही नहीं है, सरकार गारंटी देती है और आपको उतना पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा। डीए भी साथ के साथ बढ़ता चलेगा, और 80 साल की उम्र हो गई तो 20% पेंशन बढ़ जाएगी, 85 पे 30, 90 पे 40, 95 पे 50, और 100 साल अगर आप जी लिए ना दोस्तों तो मजे ही मजे हैं। बराबर बेसिक उतना ही जोड़ के फिर डीए और दिया जाएगा उसके ऊपर। तो ये कोई फुली गारंटी है, मार्केट का रिस्क नील है। मार्केट कौन सा? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन दोनों में पैसा रहता है। इसमें रिस्क है, ये फुल रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, और इसमें लिमिटेड रिस्क है।
जो लमसम आपका बनेगा केवल उसी का रिस्क है, उसके अलावा ज्यादा रिस्क नहीं है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। पीएफ में कम से कम 6% जमा करना पड़ता था, जो बाद में विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाता था। पहले तो 2014 से पहले तो उस पर भी टैक्स में नहीं आता था, लेकिन पीएफ का जो इंटरेस्ट है वो वर्तमान में गवर्नमेंट ने टैक्स में ले लिया है। इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता था, कर्मचारी बेसिक और डीए का 10% निकाल के हर महीने जमा कराता था, और इसके अंदर भी कर्मचारी बेसिक और डीए का हर महीने 10% जमा कराएगा। ये कंट्रीब्यूशन हुआ तीनों का दोस्तों, बहुत गजब तरीके से हम टेबल बना के लाए हैं। गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता था, तो हर महीने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, बाद में सरकारी गारंटी होती थी। बाद में तो पूरी पेंशन सरकारी देगी, लेकिन ये कह रहा है हर महीने का कंट्रीब्यूशन कितना, तो यहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। यहां गवर्नमेंट कह रही है कि हम 14% देंगे बेसिक और डीए का, और यहां गवर्नमेंट कह रही है कि 10% तो मैचिंग जो एक अकाउंट है, एक कोष है, उसमें डालेंगे, और 8.5% कलेक्टिव में डालेंगे। इसके अंदर कर्मचारी की चलेगी और इसके अंदर गवर्नमेंट की चलेगी, और आपकी पेंशन बना दी जाएगी। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अभी इसमें बहुत सारे प्रावधान करना बहुत बाकी, और नोटिफिकेशन भी नहीं आए हैं बहुत सारे कर्मचारियों के लिए। इफेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट है या नहीं है, तो इसमें इफेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का टोटल मतलब टोटल सपोर्ट कितना है, तो इसमें 14% है, और इसमें 10% और 8.5% गवर्नमेंट का टोटल सपोर्ट कितना है, 18.5% गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, इफेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट। चलिए दोस्तों, इतनी सारी जानकारी एक पटल पर देना बड़े मायने रखती है दोस्तों। हम मेहनत करके आए हैं आपके लिए, हम ऐसे ही यहाँ खड़े नहीं हुए, आपके लिए मेहनत की है, टेबल बनानी पड़ती है, लागू होने की तिथि और सारी चीजों को एक जगह निकाल के लाने के लिए हमें केवल एक लाइक और एक शेयर से मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक भी आप वीडियो को देख रहे हैं और आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों इतनी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। पहले वीडियो के नीचे अभी लाइक करिए और शेयर करिए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां स्टेटस पर भी डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, और क्या बात करते हैं पूरा डिटेल में। आप कहेंगे सर इतनी जानकारी और निकाल लाइए, अभी रुकिए तो सही, अभी तो आपको पूरा पाठ पूरा लेसन पढ़ा देंगे हम, रुकिए। पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी सर? पेंशन कैलकुलेशन लास्ट बेसिक पे का 50% ओपीएस के अंदर, लास्ट बेसिक पे का 50% प्लस में डीए तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें मार्केट एंड एन्युइटी बेस्ड पीएफआरडीए में आपका कितना पैसा है वो तय करेगा कि कितनी पेंशन बनेगी, लेकिन होती बहुत कम थी दोस्तों। और यहां पर 50% ऑफ एवरेज लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, और नौकरी 25 साल करने पर ही फुल मिलेगी, वरना फिर प्रोपोर्शनेट मिलेगी 25 साल। उसमें 20 साल कम से कम नौकरी करनी पड़ेगी, इसमें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम मतलब 20 साल पे फुल पेंशन के लिए, कम से कम प्रोपोर्शनेट पेंशन लेने के लिए भी 10 साल इधर नौकरी करनी पड़ेगी, इधर भी 10 साल। आगे की पूरी स्लाइडों में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि मिनिमम पेंशन कितनी दे दोगे, तो ओपीएस में 9,000 प्लस डीए मिनिमम पेंशन मिलेगी। इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, मिनिमम कितनी भी मिनिमम हो सकती है, थोड़ी बहुत भी 1,000 2,000 भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। और इसमें सरकारी गारंटी है कि 10,000 प्लस डीए तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा सर्विस फॉर फुल पेंशन, आपको पूरी पेंशन अगर लेनी है तो कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी, तो ओपीएस के कर्मचारी को 20 साल वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है पूरी पेंशन लेने के लिए। इसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कल ले लो, चाहे पैसा आपका जितना बचा है उसकी सैलरी लमसम मिल जाएगा और जो बचा हुआ है वो एन्युटी बन के आपकी पेंशन बन जाएगी, तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। और इसमें सरकार ने कहा है कि 25 साल तो कम से कम नौकरी करो, तब जाके हम आपको फुल पेंशन दे पाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। मिनिमम सर्विस, सर मिनिमम सर्विस यहाँ 10 साल, यहाँ कोई मिनिमम नहीं है, आपका ज्यादा नौकरी करोगे आपका पैसा इकट्ठा होगा, नहीं करोगे। सरकार हट गई थी एनपीएस में बीच में से, लेकिन यहाँ सरकार वापस इंटरेस्ट लिया है सरकार ने, और 10 साल मिनिमम आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन लेने के लिए, 10 साल से पहले 9.5 साल पर भी अगर आपने रिजाइन दे दिया तो सरकार पेंशन का 1 रुपया नहीं देगी, ध्यान रखना। तो कम से कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अब सर डीए, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जो है, ये पेंशन पर कौन सी में मिलता था, कौन सी में मिलता है या नहीं मिलता, तो पुराने वाली इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा। यही तो सबसे बड़ा खतरा था, हर साल सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखकर गवर्नमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपका डीए बढ़ा देती थी 2%, 3%, 4%, लेकिन यहां पर इस एनपीएस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एक बार जो पेंशन बन गई वही मिलेगी, ना कोई डियरनेस रिलीफ, ना और कुछ, सरकार का कोई इंटरवीन ही नहीं था इसके अंदर।
तो कुल मिला के ये बड़ा खतरा था यहाँ पर। इस बार सरकार ने कहा है कि यस डीए के पैटर्न, सरकार ने कहा है कि यस डीए के पैटर्न के हिसाब से हम दे देंगे जो सर्विंग एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग है। फैमिली पेंशन, तो सर परिवार को पेंशन, कई बार कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती थी, कर्मचारी की डेथ हो गई तो पहले वालों को तो सरकार संभालती थी। गवर्नमेंट पहले 50% देती थी 7 साल तक और फिर 30% कर देती थी, प्लस में डीए तो देती ही देती थी, डीएनएस रिलीफ। यहाँ लिमिटेड एन्युटी बेस्ड, आपका जो पैसा है आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आपकी फैमिली ले सकती है, एक साथ भी ले सकती है अपने पैसे को, एन्युटी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें कहा है कि पक्का 60% जो कर्मचारी को जो मिलता था उसका 60% फैमिली पेंशन मिलेगी, ताकि आपकी फैमिली रोड पर नहीं आए, सरवाइव कर सके, एक इज्जत वाली जिंदगी जी सके। ये 60% अगर स्पाउस है तो लाइफ टाइम मिलेगी, लेकिन जो स्पाउस है वो रिटायरमेंट की डेट तक आपकी लीगल वाइफ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से वाइफ होनी चाहिए। कल को आप तो रिटायरमेंट के बाद शादी कर लोगे और आप कहोगे मैं मर जाऊं तो इसको तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए पेंशन, ऐसा नहीं होगा सर। रिटायरमेंट की डेट से पहले आपकी शादी होनी चाहिए और लीगली वो आपकी वाइफ होनी चाहिए। हाँ जी सर। एज वाइज पेंशन बढ़ेगी क्या? बिल्कुल, यहाँ 80 साल के आप हो जाते थे तो 20%, 5-5 साल बढ़ाते चलो और 10-10%, फिर 85 पर 30, 90 पर 40, 95 पर 50% पेंशन बढ़ती थी। और जब आप जुग जुग जिए, 100 साल अगर आप जिए तो फिर उसके बाद में जितना बेसिक है उतना ही, जैसे किसी का 30,000 बेसिक प्लस डीए मिल रहा था तो फिर 30 और 30 60,000 प्लस डीए मिलेगा उसको। बहुत गजब सैलरी हो जाती थी 100 साल जीने पर। इसमें कुछ नहीं था साहब, एज वाइज कुछ नहीं था, आपका जो पैसा ऐसे मिलेगा मतलब ऐसे ही मिलेगा, सरकार का कोई रोल नहीं है, पीएफ आरडीए जाने और एम्प्लॉय जाने। यहां भी गजब खेल कर दिया सरकार ने, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं पड़े। यूपीएस का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक प्रकार से। यूपीएस में गवर्नमेंट ये कह रही है कि एज चाहे आप बुजुर्ग हो जाओ, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 120 साल जियो, हमारी तरफ से जो बेसिक प्लस डीए मिलता रहेगा वही मिलेगा। ये श्योरिटी यहां पर कर्मचारी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट ये देती है, ओपीएस की तरफ थोड़ा और प्रावधान करती है या क्या करती है ये भविष्य के गर्त में है दोस्तों। लमसम एट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय लमसम क्या मिलता था? तो रिटायरमेंट के समय एक तो ग्रेजुइटी मिलती थी, वो ग्रेजुइटी तो यहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी, मैक्सिमम 25 लाख। और अगर किसी का बेसिक पे और डीए कम है, भाई 25 लाख से ऊपर जा रहा है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा आज की डेट में, लेकिन अगर कम है तो 16.5 महीने के बेसिक प्लस डीए मिलता था, 16.5 मंथ बेसिक प्लस डीए जोड़ लो, वो ग्रेजुइटी मिलेगी आपको। तो वो ग्रेजुइटी मिलती थी। कम्यूटेशन मतलब जो पेंशन था उसका 40% आप पेंशन का लोन ले सकते थे। इस प्रकार से ये लमसम पैसा एक साथ कर जाता था, तब कर्मचारी ले जाता था। एक तो आपकी ग्रेजुइटी सम्मान राशि मिलती थी और एक आपको कम्यूटेशन 40% पेंशन लोन मैक्सिमम आपको मिलता था, जो 15 साल में आपका चूक जाता था। आफ्टर 15 ईयर्स फुल पेंशन चालू हो जाती थी। इसी बीच अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो वो माफ हो जाता है, पूरा पैसा फैमिली को नहीं देना पड़ता। इस दूसरे के अंदर 60% कॉर्पस का आप मैक्सिमम आप लमसम अमाउंट उठा सकते हो, 40% की एन्युटी बनानी पड़ेगी। और यहाँ 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए पर 6 मंथ, हर 6 महीने की सर्विस देखी जाएगी, कितने साल आपने सर्विस की और फिर उसका 10% ले लिया जाएगा। तब जाके आपका जो भी पैसा बनेगा वो आपको लमसम के अकॉर्डिंग, मतलब अपन कहते हैं ना लगभग इतना पैसा, तो लमसम उठा के दे देंगे, ये लो जी सर आपका पैसा बन रहा है। तो एक प्रकार से यहां भी ठीक ठाक कोशिश की है सरकार ने राजी करने की। ग्रेजुइटी की अगर बात करें तो यहां मैक्सिमम 25 लाख का कैप है, बाकी 16.5 महीने की सैलरी मिलती है, बेसिक प्लस डीए ध्यान रखना। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, एचआरए तो आपके रहने के लग जाते हैं, टीपी ऑफिस आने जाने के लग जाते हैं, असली सैलरी तो बेसिक प्लस डीए होता है। यहां भी 25 लाख, यहां भी 25 लाख। ग्रेजुइटी में कोई फर्क नहीं है, जोड़ तो सरकार को पेंशन देने में आता है। क्यों? क्योंकि एक मोस्ट पैसा देके फ्री कर दो अगले को, लेकिन पेंशन देने के लिए एम्प्लॉय को आगे तक चलाना पड़ता है, वो उस डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करता और काम बढ़ा भी देता है। तो सरकार के लिए भी एक भार था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी दूसरी स्लाइड? गजब तरीके से हमने आपको सारी चीजें एक पटल पर लाकर देने की कोशिश की है। और अब आप कहेंगे कि सर क्या गजब कर दिया, इतना और क्या लिख लाए? मैं कह रहा हूं इन 3 स्लाइडों में अगर पेंशन से रिलेटेड सवाल आपका गलत हो जाए तो रेलवे नॉलेज चैनल की गारंटी है कि हम उसको पूरा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। गलत होना नहीं चाहिए सर, आप भूल गए वो एक अलग बात है, लेकिन डेटा इन 3 स्लाइडों के अंदर से आएगा। इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि पैसा कहां निवेश करना है, कहां क्या करना है, तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। ओपीएस गवर्नमेंट देती है, तो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। यहां पर
एक प्रकार से, सॉरी, यहां पर पेंशन फंड, पेंशन का फंड, एक लाइन छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, एक भी लाइन, पेंशन का फंड गवर्नमेंट डील करती है। प्राण, एनपीएस के अंदर प्राण मार्केट फंड जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, कितने अंकों का होता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो आप, और ये मार्केट फंड पर डिपेंड करता है। और यूपीएस के अंदर इंडिविजुअल कॉर्पस अलग बनेगा जिसमें एम्प्लॉई और गवर्नमेंट दोनों 10-10% डालेंगे, और यहाँ 8.5% कलेक्टिव फंड के अंदर डालेंगे दोस्तों। इस प्रकार से गवर्नमेंट का 18.5%, यहाँ 10%, इसके अंदर एम्प्लॉई का 10% और गवर्नमेंट का 14%, कुल मिला के 24% पैसा इकट्ठा हो रहा था, लेकिन सरकार ने श्योरिटी देने के लिए यहाँ 28.5% पैसा इकट्ठा करने की बात की है दोस्तों। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, यहां गवर्नमेंट, यहां सब्सक्राइबर चॉइस, मैं किसी के पास अगर चेंज भी करना चाहूं शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड जो खरीदते हैं तो चेंज कर सकता हूं। यहां पर जो इंडिविजुअल फंड है उसको तो एम्प्लॉय डील कर सकता है, लेकिन जो कलेक्टिव फंड है उसको कौन डील करेगा? गवर्नमेंट डील करेगी दोस्तों, बेहतरीन। उसके बाद में रेगुलेटर, कौन रेगुलेट करेगा सर? रेगुलेट इसे सीसीएस रूल, सिविल सर्विसेज जो रूल हैं वो 1972 में आए, पेंशन रूल, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या सीसीएल रूल के तहत रेगुलेटर होते हैं। यहां भी पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहां भी पीएफआरडीए। अभी रूल्स काफी बचे हुए हैं यूपीएस में, वो रूल्स धीरे धीरे आएंगे कि ऐसा हो जाए तो पेंशन का क्या होगा, डिसमिस कर दे तो पेंशन का क्या होगा, फैमिली पेंशन के लिए कोई नए प्रावधान, ये सारे पीएफआरडीए लेके आएगा। चलिए सर, ऑप्शन चेंज, अगर कोई आदमी ओपीएस के अंदर है तो क्या वो एनपीएस में आना चाहिए तो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ओपीएस में है तो ओपीएस में ही रहेगा, और वो रहना भी चाहेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एनपीएस में आना चाहेगा। यहां भी नॉट एप्लीकेबल, और यहां वन चूजन फाइनल, एक बार अगर आपने यूपीएस चुन लिया तो इसका मतलब वह फाइनल रिमार्क माना जाएगा, फिर आपको बदलाव का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार बदल जाओ, दोबारा बदलने का मौका नहीं है। हाँ जी सर, फैमिली सिक्योरिटी, सारी बातें करेंगे दोस्तों, एक ही स्लाइड में, एक ही क्लास में गजब तरीके से कवर कर देंगे पेंशन टॉपिक हमारा। फैमिली सिक्योरिटी इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलती रहेगी, और एम्प्लॉय की अगर डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को 50% प्लस डीए मिलता रहेगा, और 7 साल तक ऐसा मिलने के बाद ज्यादा भार सरकारी खजाने पर ना पड़े, इसलिए 30% प्लस डीआरडीएनएस रिलीफ मिलता रहेगा। यहां पर एनपीएस के अंदर फैमिली सिक्योरिटी मॉडरेट है। मॉडरेट क्या है? एकदम सिक्योरिटी बहुत कम है, फैमिली को कुछ मिलेगा ही नहीं। आपका जो पैसा पीएफआरडीए के पास है, आपकी डेथ हो गई, या तो एन्युटी रख लो या फिर वापस अब सारा पैसा ले लो एक साथ। और यहाँ फैमिली सिक्योरिटी यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी दी गई है स्ट्रॉन्ग। फैमिली पेंशन एम्प्लॉय का 60% कर दी गई ताकि फैमिली सरवाइव कर सके, ये थोड़ा सा राहत देने का काम किया है, वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्ग कर दिया। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अगर महंगाई बढ़ती रही तो एनपीएस में तो मर जाता आदमी, वही पेंशन मिलेगी, चाहे महंगाई बढ़े, चाहे फल फ्रूट्स महंगे हो जाएं, एम्प्लॉय को तो वही मिलेगा। लेकिन यहां पर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, यहां डीए लिंक्ड रहेगा, डीएनएस अलाउंस जो बढ़ता रहेगा, साल में 2 बार बढ़ता है सीपीआई इंडेक्स को देखकर। यहां नॉट अश्योर्ड, कुछ भी अश्योर नहीं है एनपीएस में, ये तगड़ा झटका था एम्प्लॉयज के लिए। बोलो दोस्तों, आ रहा है समझ में? ये बहुत बड़ा झटका था एम्प्लॉयज के लिए, इसलिए नॉट अश्योर्ड है ये। और यहाँ डीएनएस रिलीफ जो है ये लिंक किया गया है कि आपको डीएनएस रिलीफ भी दिया जाएगा, जैसे सर्विंग एम्प्लॉय करते हैं उसी प्रकार से आपको डीएनएस रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, राजस्व जो भार पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, राजस्व भार, अभी बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ जी ठीक है, अब मेरे हिसाब से सही दिख रहा होगा। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, तो यहाँ बहुत भारी पड़ता था एक्सपेंडिचर। आप उस डिपार्टमेंट के लिए काम भी नहीं कर रहे और आपको पेंशन भी देनी पड़ रही है, और 80 साल के अगर आप जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट पर भार बढ़ता जाएगा। अगर आप चले भी गए तो पीछे से फैमिली का भार ज्यादा पड़ता था, तो ये हाई इंपैक्ट डालता था। यहाँ लो का मतलब गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है, लो क्या है, यहाँ तो जीरो कर देते आप पीएफआरडीए जाने। और यहाँ बैलेंस्ड रखने की कोशिश की है ताकि सरकारी जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और खजाना है, ट्रेजरी है, उस पर भी ज्यादा भार ना पड़े। सूटेबल फॉर, ये सूटेबल किसके लिए है? तो ये 2004 से पहले के प्री 2004 स्टाफ, ये 2004 के बाद के स्टाफ, और ये एनपीएस स्टाफ वांटिंग अश्योर्ड पेंशन,
मतलब एनपीएस खत्म नहीं किया है। कोई भी एनपीएस का कर्मचारी अगर वो ये कहे कि मुझे तो अश्योर्ड पेंशन चाहिए सर, आप अश्योर्ड पेंशन दो, तो इसका मतलब आप यूपीएस चूज कर सकते हैं अश्योर्ड पेंशन के लिए। हालांकि बहुत कम लोग यूपीएस को पसंद कर रहे हैं, पसंद में बहुत कमी आ रही है यूपीएस के लिए, इसीलिए सरकार हर बार गजट नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ 2-4 महीने से चेंजमेंट कर रही है। ये चेंजमेंट कर रही है इसीलिए क्योंकि एम्प्लॉई की पसंद नहीं बन रही है ये चीज। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी 3 स्लाइड थी। इन 3 स्लाइडों में हमने एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने दिया जो एग्जाम में पूछ ले और हमने नहीं कराया हो। अब बताइए आप तैयार हैं क्या 50 क्वेश्चन के लिए? 50 क्वेश्चन का एक फटाफट सेट लगा लेते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं, और फिर नए टॉपिकों के साथ, जैसे सीजी ग्राउंड के टॉपिक है, रिक्रूटमेंट के टॉपिक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब तक भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। अब देखिए ओपीएस किस प्रकार की, यहां पर हम बात कर लेते हैं ओपीएस की। देखिए दोस्तों, ओपीएस किस प्रकार की पेंशन स्कीम है? तो एक प्रकार से हाइब्रिड है क्या? नहीं, ये तो यूपीएस है। मार्केट लिंक है क्या? ये तो एनपीएस है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं होता कर्मचारी का, तो ये तो डिफाइंड बेनिफिट की स्कीम है दोस्तों। ये तो आपको देखते ही कर देना चाहिए था। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि एनपीएस किस प्रकार की, ओपीएस किस प्रकार की स्कीम है, तो ये रहा एक प्रकार से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, और यहां पर डिफाइंड बेनिफिट वाली योजना का प्रकार। कैसा योजना है? डिफाइंड बेनिफिट वाली योजना है। ये आज हमने बहुत शानदार काम किया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए एनपीएस किस प्रकार की पेंशन स्कीम है, किस प्रकार की है? डिफाइंड बेनिफिट नहीं, ये तो ओपीएस थी। गारंटीड स्कीम नहीं, ये भी नहीं थी। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं, ये तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन किया करती थी 10% एम्प्लॉई का और 14% गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाती थी। एनपीएस में 2 प्रकार के टीयर हुआ करते थे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 मैंडेटरी था, टीयर 2 मैंडेटरी नहीं था, ये वॉलेंट्री था, ऑप्शनल था। आप इसमें पैसा डाल भी सकते हो। 80 सीसीडी के तहत 50,000 तक की छूट भी थी, कई प्रकार की। और 3 साल की मिनिमम सर्विस है तो पैसा निकाल सकते हो यूपीएस में से, लेकिन खुद का डिपॉजिट है उसका 25% ही निकाल सकते हो। 5-5 साल के गैप पर निकाल सकते हो। पूरी सर्विस में 3 बार निकाल सकते हो। ये एनपीएस की खास बात थी। ये पेंशन फंड कहलाता है, टीयर 1 पेंशन का अकाउंट कहलाता है, ये ऑप्शनल अकाउंट कहलाता है। इसमें से जब 60 साल की सेवा कर लोगे तो 60% आपको मैक्सिमम लमसम दिया जा सकता है, 40% की पेंशन बांध देंगे, एन्युटी बोलते हैं इसे। इसके अंदर आप पैसे निकालो डालो कोई मतलब नहीं है सरकार को। इसमें अगर 60 साल से पहले नौकरी छोड़ोगे तो फिर 20% ही सरकार लमसम उठा के देगी। ग्रेजुएटी तो तीनों में ही अलग है, ओपीएस एनपीएस, मतलब तीनों में अलग का मतलब हो गया कि 16.5 महीने की सैलरी अलग से मिलेगी, ठीक है, या मैक्सिमम 25 लाख। तो ये टीयर 2 और टीयर 1 की बात की। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, टोटल मिला के गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का कलेक्टिव 24% हो जाता है सर यहाँ पे। हाँ जी सर, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किस रूप में डिफाइन किया गया है? फुली गारंटी स्कीम नहीं, ये तो ओपीएस थी। मार्केट लिंक्ड, ये एनपीएस थी। नॉन कंट्रीब्यूटरी नहीं, कंट्रीब्यूटरी है। ये हाइब्रिड पेंशन स्कीम थी। हाइब्रिड का मतलब 10% एम्प्लॉय देगा, मैचिंग 10% एक खाते के अंदर गवर्नमेंट देगी और 8.5% गवर्नमेंट और कलेक्टिव देगी। इस प्रकार से गवर्नमेंट का 18.5% हो जाता है। टोटल एम्प्लॉय की पेंशन के लिए 28.5% के लगभग कलेक्शन हो जाएगा हर महीने। तो ये हमारा यूपीएस की बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा ओपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होता है? ओपीएस में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। 10% जो होता है ये एनपीएस में होता है और 10% ही किसमें होता है? यूपीएस में होता है। ये जरूर ध्यान रखें। ये गवर्नमेंट का होता है एनपीएस में 14% और 18.5% यूपीएस में होता है। बोलो ठीक है, 18.5, ये ध्यान रखें। एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? तो बेसिक प्लस डीए का कितना परसेंट है? 10%। तो यहां भी यही पूछा था क्या? ओपीएस में एम्प्लॉय नील है और एनपीएस में कितना है? 10% है बेसिक और डीए का, ये जरूर ध्यान रखें। हाँ जी सर। उसके अलावा यूपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? यूपीएस के अंदर भी एम्प्लॉय वही पैसा देगा जो एनपीएस के अंदर देता है। अगर कोई एनपीएस का कर्मचारी आज यूपीएस में आना चाहता है तो उसके साथ कैसी परिस्थिति होगी? तो उसका सारा पैसा उसके इंडिविजुअल अकाउंट में यूपीएस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार आ गए तो आने का रास्ता है सर, जाने का रास्ता नहीं है, ध्यान रखें।
एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो गवर्नमेंट 14% देती है उसी बेसिक और डीए का जिसका आपने 10% दिया है, और फिर उसे फंड में जमा कर देती है। ये 18.5% जो है ये यूपीएस के अंदर है, 10% मैचिंग टूल इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर, और कलेक्टिव कॉर्पस में 8.5% गवर्नमेंट देती है। यूपीएस में गवर्नमेंट का डायरेक्ट मैचिंग कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो डायरेक्ट मैचिंग कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होता है, 10% होता है, बाकी पूरा 18.5% और मिलकर एम्प्लॉय और सारा 28.5% हो जाता है। तो सरकार ने थोड़ा सा रिझाने की कोशिश की है। यूपीएस में गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन किसके लिए है बताइए, इंडिविजुअल कॉर्पस नहीं, इसमें तो वो मैचिंग टूल डालती है, पीएफ नहीं साहब, ग्रेजुएटी फंड नहीं, ये अलग है। कलेक्टिव कॉर्पस के लिए 8.5% गवर्नमेंट कितना देती है, 8.5% लगभग गवर्नमेंट और देगी, ताकि कर्मचारी के पेंशन संबंधी चीजें इजीली डिराइव की जा सके। यूपीएस में इफेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट लगभग कितना है, तो 10% और 8.5, टोटल कितना परसेंट हो गया, इफेक्टिव यानी टोटल गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो 18.5% हो जाएगा। दोस्तों बोलो क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है जी। उसके अलावा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन गारंटी की स्थिति क्या है, कोई गारंटी नहीं है, नहीं साहब। पार्शियली गारंटेड है, ये तो यूपीएस है। फुली गारंटी है या मार्केट डिपेंडेंट, ये एनपीएस के अंदर है। सर फुल गारंटी है, गवर्नमेंट कहती है आपने आखिरी सैलरी जो उठाई है रिटायरमेंट से पहले अंतिम महीने की, उसका बेसिक पे हम देख लेंगे सर, और उस बेसिक पे का आपको 50% और प्लस में डीए मिल जाएगा सर, ये वाली चीज ये गवर्नमेंट कहती है। और अगर आपने कम्यूटेड करवा ली पेंशन, 40% पेंशन लोन ले लिया, तो आपकी इस पेंशन में से किस्त बना दी जाएगी 15 साल की, और 15 साल बाद ये तब तक तो वो कट के आएगी किस्त और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर, और उसके बाद में 15 साल बाद आपको फिर से फुल पेंशन मिलने लग जाएगी। 80 साल के जब आप हो जाओगे सर तो पेंशन बढ़ जाएगी धीरे धीरे, आप तो फिर उम्र जीते जाओ और पेंशन बढ़ती जाएगी, इस प्रकार की स्कीम है। एनपीएस में पेंशन गारंटी की स्थिति क्या है, तो एनपीएस में पेंशन की क्या गारंटी है, कोई फुल्ली गारंटी, पार्शियली, डीए लिंक्ड है, कोई गारंटी नहीं है साहब एनपीएस में। सरकार तो पीछे हट गई थी, आप जानो पीएफआरडीए जाने केवल रूल्स बना दिए, बाकी गवर्नमेंट पीछे हट गई थी एनपीएस के अंदर। यूपीएस में पेंशन गारंटी की स्थिति क्या है, तो यूपीएस के अंदर कोई गारंटी नहीं है, फुल्ली गारंटी ओपीएस की तरह, ओनली लमसम मिलेगा नहीं, अशोर्ड या पार्शियल गारंटी कह सकते हैं। सरकार कह रही है कि 10,000 प्लस डीआर तो दे ही देंगे, और ये डीआर उसी की तरह होगा जो डीए की तरह है, लेकिन हालांकि सरकार की बातों में दम नहीं है, ये डीआर को कुछ और भी बोल सकते हैं। वर्तमान में तो डीए की तरह परिभाषित करने की कोशिश की है, तो ये 10,000 प्लस ये देंगे, इसका मतलब पार्शियली गारंटी ली है, सुपरफिशियल गारंटी ली है, ठीक है ना। ये उस प्रकार की बात हो गई जैसे अपन किसी आदमी को मान लो नहीं उधार देते हैं, तो अगर पैसा दिया तो अपन क्या कह देते हैं, कोई तीसरा आदमी ये कह दे यार आदमी तो ठीक है, मेरे से पैसे लिए थे तब तो टाइम पे दे दिया था, अब आप देख लेना यार आदमी ठीक है मेरे हिसाब से। मतलब सुपरफिशियली गारंटी लेना, पार्शियली गारंटी लेना, पूरी गारंटी ना लेना। ओपीएस में मार्केट रिस्क होता है या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। ओपीएस के अंदर मार्केट रिस्क तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, एनपीएस के अंदर मार्केट रिस्क होता है। यूपीएस के अंदर लिमिटेड मार्केट रिस्क होता है, लिमिटेड, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसके ऊपर लिमिटेड मार्केट रिस्क होगा। एनपीएस में मार्केट रिस्क होता है या नहीं होता, तो एनपीएस में तो पूरा ही मार्केट रिस्क है, बहुत ज्यादा। नील आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, पार्शियल है नहीं, यहां से यस पूरा पूरा रिस्क है, तभी तो गवर्नमेंट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी। तीसरे दिन धरने चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। यूपीएस में मार्केट रिस्क की स्थिति क्या है, तो एक प्रकार से लिमिटेड मार्केट रिस्क है, सेम एज एनपीएस तो नहीं है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सुधारने की कोशिश की है। अशोर्ड पेंशन, मार्केट डूबे नहीं डूबे, 10,000 प्लस डीआर तो आपका कहीं नहीं जा रहा आज की डेट में, ठीक है। और नया पेंशन जब नई पेंशन की बात आएगी उसमें गवर्नमेंट और भी चेंजमेंट, देखो सारी चीजें चुनावों पर डिपेंड करती हैं। 2024 में चुनाव थे 2025 24-25 में चुनावों से पहले कई प्रकार की घोषणाएं होती हैं। ओपीएस में पेंशन किस आधार पर तय होती है, मार्केट के आधार पर, कॉर्पस वैल्यू, एन्युइटी, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में जाएगा, और प्लस में जो सेवारत कर्मचारी को डीए मिलता है उसी प्रकार से आपको डीए मिलेगा। और आप अगर चल बसे तो आपकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन पहली बार 1964 के अंदर प्रावधान किया गया। जो आपको ये पेंशन मिलती है ये सीसीएस रूल 1972 के आधार पर मिलती है दोस्तों। यूपीएस में फुल अश्योर्ड पेंशन किस आधार पर दी जाती है, फुल अश्योर्ड पेंशन किस आधार पर दी जाएगी, लास्ट ड्रॉन
पूरी अश्योर्ड पेंशन जो मिलेगी वो लास्ट ड्रॉन पे के हिसाब से मिलेगी, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, टोटल कंट्रीब्यूशन के आधार पर, एन्युटी के आधार पर। तो एक प्रकार से 25 साल की नौकरी हो गई हो तब आपको एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे के हिसाब से फुल पेंशन मिलेगी। ये यूपीएस के अंदर कहने की, अगर यहाँ 25 साल होता तो हम वो भी ऑप्शन चुन सकते थे कि 25 साल के बाद ही मिलेगी। ओपीएस में फुल पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा कितनी चाहिए थी, न्यूनतम 20 साल नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन यूपीएस में इसे बढ़ाकर और 25 साल की नौकरी तक की तरफ बढ़ा दिया। सर सरकार को ये कैसे फायदा देगा? देखो गवर्नमेंट को ऐसे फायदा देगा जैसे कोई आदमी 30 साल की नौकरी करता था, 30 साल की, और मान लो 30 साल की उम्र में नौकरी लगा और 20 साल नौकरी करके और 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले गया मान लो, तो अब बताइए अब उसकी 51वें साल से ही पेंशन चालू हो जाती थी और फुल पेंशन चालू हो जाती थी। बहुत सारे होंगे ऐसे कर्मचारी। अब जो आदमी 30 साल में नौकरी लगा है तो 50 साल में वो ये सोचेगा कि यार अभी रिटायरमेंट ना लूं तो ठीक रहेगा, क्यों? क्योंकि पेंशन तो पूरी मिलेगी नहीं। 20 साल में नहीं, अब रूल ये कर दिया कि 25 साल नौकरी करनी पड़ती है। तो ये आदमी मन बनाएगा कि 50 साल की जगह कितने साल काम कर लूं, 5 साल काम कर लूं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आप खुद देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ये जो 50 से 55 वाला दायरा था ना, ये 5 साल ये फोकट का बैठ के पेंशन लेता, लेकिन सरकार ने इसको बांध दिया कि अब तुम इस 5 साल में या तो तुम्हें पेंशन कम देंगे हम, और अगर तुम्हें पेंशन पूरी लेनी है तो आप 5 साल और नौकरी करो सरकार के लिए। तो एक प्रकार से सरकार की तो बल्ले बल्ले है, फायदा है, 5 साल का फायदा देख लिया गवर्नमेंट ने। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि यार बच्चे जॉब लग गए, बच्चे अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई, 20 साल नौकरी कर ली, पेंशन फुल मिलेगी तो चलो आ जाते हैं। तो वो 5 साल तो सरकार से बैठे बैठे पैसे खा रहा है बिना काम किए, तो वो सरकार बचाने के लिए एक प्रकार की टेक्निकल चीज लेके आई है। हाँ जी, यूपीएस में फुल एश्योर्ड पेंशन के लिए न्यूनतम कितना, तो यही तो कह रहे हैं 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी तब जाके सरकार फुल पेंशन देंगी, वरना पार्शियल पेंशन मिलेगी। ओपीएस में मिनिमम पेंशन कितनी है, तो ओपीएस में मिनिमम पेंशन है 9,000 रुपए प्लस डीए। 9,000 रुपए तो कम से कम मिलेंगे ही। फैमिली पेंशन भी यही है 9,000, मैक्सिमम पेंशन है 1,25,000 प्लस डीए। यूपीएस में मिनिमम गारंटेड पेंशन कितनी है, सरकार गारंटी ले रही है कि सर 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डीएनएस रिलीफ की व्याख्या नहीं की है अभी तक, ध्यान रखना। तो 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ आपको मिलेगा यूपीएस के अंदर। नेशनल पेंशन सिस्टम में मिनिमम पेंशन की स्थिति क्या है, कोई फिक्स नहीं है सर, बर्बादी कितनी भी हो सकती है। 10,000 तो किसके अंदर है, ये यूपीएस के अंदर हाल ही में फिक्स की है, 2024 में अप्रूवल दिया, 2025 1 अप्रैल से लागू हो गई यूपीएस। ऑप्शनल है, एनपीएस वाले कर्मचारी चुन सकते हैं। 10,000 तो यूपीएस में, 9,000 प्लस डीआर जो है डीए है ये ओपीएस में था। नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं है एनपीएस के अंदर, आप जानो पीएफआरडीए जाने, आपके खाते में जितने पैसे जमा हुए 60% मैक्सिमम निकाल सकते हो लमसम में, 40% की एन्युटी बना लो, उसके बाद में उसकी जितनी पेंशन बन रही है आपको उसी में गुजारा चलाना पड़ेगा, कोई डीए नहीं मिलेगा। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, घर नहीं चलता तो मत चलने दो। ओपीएस में डीए पेंशन के साथ लागू होता है या नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल, पार्शियली एप्लीकेबल, ओनली आफ्टर 80। अरे शुरू से ही रिटायरमेंट ले लिया ना, उसी दिन से बेसिक पे और डीए दोनों आपको मिलेगा ओल्ड पेंशन में। इसीलिए तो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि साहब डीए दो में, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला काम करो। एनपीएस में डीए पेंशन के साथ मिलता है या नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, ना रिटायरमेंट के बाद ना 80 साल बाद, यस तो हो ही नहीं सकता। एनपीएस में तो डीए मिलेगा ही नहीं, घर नहीं चले तो मत चलने दो, लेकिन डीए यानी डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा आपको। यूपीएस में डीआर या फिर डीए पेंशन पर लागू होता है या नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल, ओनली लमसम पर, फिक्स्ड अमाउंट, एप्लीकेबल लाइक सर्विंग एम्प्लॉइज। फिलहाल तो सरकार ने ये कहा है लेकिन क्लियर नहीं किया है, मतलब सरकार ने ये कहा है कि जैसे सर्विंग एम्प्लॉई कर रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं, उसी प्रकार से, और बढ़ना तो चाहिए। अरे पेंशन हुई तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ाओ, घर कैसे चलेगा, वरना वैसे ही आप कम से कम दे रहे हो उनको। इसके अलावा ओपीएस में फैमिली पेंशन की स्थिति क्या थी सर, फैमिली फुली प्रोटेक्टेड थी, फुली प्रोटेक्टेड। आदमी की डेथ हो गई ना, सीजी ग्राउंड पे बच्चे को भी नौकरी मिल जाती थी और स्पाउस को भी पैसा मिलता था। एनपीएस में तो आपने रोड पे लाके रख दिया आदमी को। तो फैमिली पेंशन अंडर ओपीएस इज नॉट अवेलेबल एन्युटी बेस्ड, मार्केट लिंक। तो ओपीएस के अंदर अवेलेबल थी फैमिली पेंशन 50% आदमी का
प्लस डीआर मिला करता था। ये कितने साल तक? 7 साल तक ऐसा होता था। सरकारी ट्रेजरी पर ज्यादा बाहर ना पड़े तो उसके बाद में 30% प्लस डीआर कर दिया जाता था। कम से कम ये फैमिली पेंशन जो है, यहां हो चाहे यहां हो, 9,000 प्लस डीआर तो मिलता ही मिलता था आज की डेट में। इतना तो फैमिली पेंशन है इतना तो दोस्तों फैमिली पेंशन है। ये तो एनपीएस में पेंशन नहीं बनती थी एम्प्लॉय की। हाँ जी सर। यूपीएस में फैमिली पेंशन कितनी एश्योर्ड है? तो 60% उस एम्प्लॉय का, 60% एश्योरिटी दी है कि इतना तो दे ही देंगे ताकि घर का गुजारा बत्ता चलता रहे। एनपीएस में फैमिली पेंशन की स्थिति क्या है? तो एनपीएस के अंदर फुली एश्योर्ड, कुछ एश्योर्ड नहीं है, लिमिटेड या एन्युइटी बेस्ड, सेम एज ओपीएस, नॉट अवेलेबल। तो एन्युइटी बेस्ड जो आपका पैसा होता था लिमिटेड है, आप उसको एन्युइटी के हिसाब से पेंशन ले लो चाहे, या फिर आप सारा पैसा एक साथ ले लो, आप पर डिपेंड करता है। तो एक प्रकार से लिमिटेड था और बहुत रिस्क था फैमिली के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर। ओपीएस में एज वाइज एडिशनल पेंशन का लाभ है या नहीं है? बिल्कुल है, अवेलेबल है फुल एज वाइज। आप 80 साल जियो तो सही, 80 साल जियोगे तो बेसिक 20% बढ़ के डीए और मिलेगा इस पे। आप 85 ईयर्स जियो तो सही, अगर आपकी लाइफ इतनी निकाल देते हो आप तो 30% बेसिक बढ़ जाएगा। 90 ईयर्स अगर आपकी जिंदगी आपने निकाल दी तो 40% बढ़ जाएगा। 95 ईयर्स अगर आप जी लिए तो सर 50% बढ़ जाएगा। और अगर आपने जुग जुग जीकर 100 साल उम्र कर ली खुद की तो 100%, मतलब जितना बेसिक है उतना ही और ऐड करके सारे पर डीए मिलेगा, और वो भी मिलेगा। तो एक प्रकार से एज वाइज ये कैलकुलेशन है। लेकिन यूपीएस में सबसे बड़ी यही कमी है कि ये चीज नहीं दी गई है, ताकि सरकार पर उम्र के साथ चीजें, भाई ये 100 साल वाला आदमी सरकार के लिए तो कोई काम कर नहीं रहा और सैलरी इसको आपको इतनी देनी पड़ रही है 100% बढ़ा के, तो यहां सरकार खेल कर गई। तो यहां कई बार आपत्ति जतानी चाहिए, उम्र के साथ चीजें बढ़नी भी चाहिए, लेकिन यहां तो इस प्रकार का खेल कर गई। एनपीएस में एज वाइज एडिशनल पेंशन का प्रावधान है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। एनपीएस में एज वाइज कुछ नहीं है, आपके जो पेंशन बनती है वो लो और अपना गुजारा चलाओ, बस इतना सा काम है। यूपीएस में एज वाइज कोई चीज रखी है क्या, ये लोग जानना चाहते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं रखी सर, ओनली फॉर स्पाउस, सेम एज ओपीएस कुछ नहीं है। अवेलेबल है क्या? कुछ नहीं है। जो पैसा डीए मिलता रहेगा वही है। ये 20, 30, 40, 50, 100% ऐसी कोई प्रावधान नहीं रखा गया यूपीएस के अंदर, सीधा सीधा बोल दिया गया सरकार के द्वारा। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंजमेंट हो जाए, लेकिन आज की स्थिति तो दोस्तों यही है। एग्जाम में अगर आज ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से डील करना है। ओपीएस में ग्रेजुएटी मिलती है या नहीं मिलती? देखो ओपीएस हो चाहे एनपीएस हो और चाहे यूपीएस हो, तीन ही प्रकार की पेंशन है। ग्रेजुएटी तो मिलती है, सेम मिलती है, मैक्सिमम 25 लाख तक मिल सकती है। तो अगर ऐसा सवाल भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों पेंशनों में सेम है, तो तीनों में है ग्रेजुएटी, तीनों में सेम है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं है। ये तो एक साथ गवर्नमेंट देके आपको विदा करना चाहती है बस। ग्रेजुएटी अंडर ओपीएस इज नॉट पेएबल, पेएबल, ऑप्शनल, मर्ज्ड विद पेंशन। तो ऑप्शनल, सॉरी ऑप्शनल नहीं, पेएबल है, आपको दी जाएगी ग्रेजुएटी। किसी में ओपीएस की पूछ रहा है तो ओपीएस में दी जाएगी बिल्कुल। एनपीएस में ग्रेजुएटी का क्या स्टेटस है? अबोलिशन ही खत्म कर दी गई। इंक्लूडेड, नॉट अलाउड, पेड सेपरेटली, ये भी सेपरेटली पे की जाएगी। 16.5 मंथ की सैलरी बेसिक प्लस डीए देकर और एक साथ सम्मान राशि दी जाती है। ग्रेजुएटी तीनों में सेम। यूपीएस में ग्रेजुएटी का क्या स्टेटस है? अबॉलिश्ड, ये भी सेम है, पेड सेपरेटली उतना ही मिलेगा। तो ग्रेजुएटी तीनों में मिलेगी सर आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो मैक्सिमम मार्केट कैप कितना है? 25 लाख। 2024 में डीए 50% हुआ, उससे पहले 20 लाख हुआ करता था, फिर ये 25% बढ़ गया और वर्तमान में कितना है? 25 लाख है दोस्तों, याद रखें। ओपीएस किस पर लागू होता है? 1 जनवरी 2004 के बाद के कर्मचारी, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005 के बाद के कर्मचारी, बिफोर 1/1/2004, आफ्टर 1/1/2025 के बाद नहीं, 1 जनवरी 2004 से पहले के कर्मचारी जो भी होंगे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे और बल्ले बल्ले होगी उनकी, चले भी जाएंगे तो फैमिली भी अपना गुजारा चला सकती है। एक प्रकार से सिक्योरिटी है। एनपीएस में ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था। एनपीएस किस पर लागू होता है? बिफोर वालों पर तो ओपीएस होता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं बिल्कुल भी। इसमें तो कौन होगा? ओपीएस होगा।
ऑन और आफ्टर, बिल्कुल ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑन और आफ्टर वाला। बिफोर 2025 ऐसा भी नहीं है, आज भी एनपीएस में कर्मचारी रह सकता है। बिफोर कैसे कह दिया आपने? ये डेट किस चीज की है? तो दोस्तों ये डेट है, ये जो डेट है ना, ये डेट है यूपीएस के लागू होने की। तो यूपीएस के लागू होने का मतलब डायरेक्ट थोपा थोड़ी गया है। एनपीएस का कर्मचारी अगर एश्योर्ड पेंशन चाहता है तो यूपीएस ले सकता है, लेकिन आज भी एनपीएस है, नया कर्मचारी एनपीएस में आता है। तो कुल मिला के बिफोर 1/4/2025 ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 के दिन या उसके बाद का कोई कर्मचारी है, वो उस पर न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होता है। यूपीएस कब से इफेक्टिव है? सर अप्रूवल तो मिला 2024 के अंदर कैबिनेट से, और 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश भर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो न्यू ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उन कर्मचारियों पर ये लागू है। देखो कई बार लफड़ा पड़ा था, कई लोग ट्रेनी होते हैं, और जो ट्रेनी होते हैं ये 2004 से पहले की ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन परमानेंट इनको बाद में किया गया था और सरकार ने उठा के इनको एनपीएस में डाल दिया। ये कोर्ट में चले गए कि सर हमारी ज्वाइनिंग तो पहले की है ना, हम ट्रेनिंग आपके पास ही कर रहे थे। तो कोर्ट ने इनके पक्ष में ही फैसला सुनाया था कि जिनकी ट्रेनिंग जिन्होंने ज्वाइन पहले कर लिया ना, आप परमानेंट बाद में कर रहे हो उनको। तो एक प्रकार से कोर्ट ने इनको राहत देने का काम किया था, ये अच्छी बात है। तो यूपीएस कब से इफेक्टिव है? तो सर 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तब से पूरे देश भर में ये लागू है, मतलब ऑप्शनल है, एनपीएस का कर्मचारी इसमें आ सकता है। यूपीएस किसके लिए ऑप्शन के रूप में लाई गई है? एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस एक प्रकार से ऑप्शन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम अश्योर्ड पेंशन के तरीके से लाई गई। फैमिली पेंशन भी है 60%। ओपीएस में पेंशन फंड कौन मैनेज करता है? पेंशन फंड ओपीएस के अंदर गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही डील करती है। पीएफआरडीए तो एनपीएस और इसके अलावा यूपीएस में करता है। मार्केट फंड, एनपीएस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है ओपीएस के अंदर सारा पैसा। एनपीएस में पेंशन फंड कौन मैनेज करता है? तो एनपीएस में तो कौन करता है? गवर्नमेंट डायरेक्टली, आरबीआई बैंक या पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो मैनेज करती है ये एनपीएस के अंदर आपके फंड को। यूपीएस में इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट कौन चुन सकता है? तो इंडिविजुअल कॉर्पस को एम्प्लॉय चुन सकता है एक प्रकार से, इंडिविजुअल, लेकिन जो कलेक्टिव कॉर्पस है वो गवर्नमेंट या पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। हाँ जी सर, यूपीएस में कलेक्टिव कॉर्पस कौन मैनेज करता है? तो कलेक्टिव कौन करता है बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएफआरडीए, एम्प्लॉय या बैंक। तो जो कलेक्टिव कॉर्पस होगा जिसमें गवर्नमेंट 8.5% पैसा डाला करती थी, कितना पैसा डालती थी? 8.5% पैसा डाला करती थी, वो पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओपीएस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाई लमसम नहीं साहब, मार्केट रिटर्न नहीं, लो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, कंट्रीब्यूशन है, यहां से गारंटीड पेंशन मिलेगी। लास्ट ड्रॉ बेसिक पे का 50% गारंटी से आपको पेंशन मिलेगी दोस्तों, प्लस में डीए और मिलेगा और फैमिली पेंशन हो रहा है। एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यानी सबसे बड़ी कमी क्या है? हाई कंट्रीब्यूशन, हाई तो नहीं है ज्यादा, नो ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी तो मिलती थी, नो प्राण, प्राण तो होता था, नो अश्योर्ड पेंशन मतलब आश्वस्त करने वाली, एक संतुष्टि देने वाली पेंशन नहीं थी एनपीएस के अंदर, इसलिए एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीएस इज, क्या है यूपीएस? रिमूव, पेंशन सिस्टम ही रिमूव कर देना, ओपीएस को रिप्लेस करना, मार्केट बेस्ड पेंशन को प्रोवाइड अश्योर्ड पेंशन विद फिस्कल बैलेंस, मतलब पेंशन की जगह तो पेंशन दे देना और राजकोषीय नीति को भी बैलेंस करना, सरकारी खजाना खाली नहीं हो जाए। रेलवे में 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, बजट होते हैं, एक तो कैपिटल बजट होता है और एक रिवेन्यू बजट होता है। रोजमर्रा के काम रिवेन्यू बजट से होते हैं और इसका 64% जितने भी कर्मचारी हैं इनको सैलरी प्लस पेंशन देने में ही चला जाता है। तो रेल विकास कहां करेगी? लेकिन कर्मचारी का भी तो घर चलना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां देखते हुए हाइब्रिड पेंशन स्कीम लाई गई ताकि अश्योर्ड पेंशन भी दे दें और फिस्कल बैलेंस भी बना ले, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही है। ओपीएस यूपीएस की से किस बिंदु में अलग है? तो यूपीएस ओपीएस से कैसे अलग है? नो पेंशन, नो डीए, नो फैमिली पेंशन, कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, ऐसे अलग है। ओपीएस जो हुआ करती थी उसमें कर्मचारी कुछ नहीं देता था,
लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो एनपीएस में आपके लत लगी हुई है 10% पैसा काटने की, वही गवर्नमेंट आपको लालच नहीं देना चाह रही कि अगर ये 10% कर्मचारी का नहीं काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर 10% का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। ये जो पहले से कटता था ये अब भी। तो आपसे कह रहा है कि यूनिफाइड पेंशन पहले वाली से कैसे अलग है, तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है इसके अंदर। यूपीएस एनपीएस से कैसे अलग है, तो सर नो कंट्रीब्यूशन ये तो है, नो इन्वेस्टमेंट ये भी है, नो रेगुलेशन ये भी है। मतलब अश्योर्ड पेंशन एलिमेंट, एक प्रकार से एनपीएस के अंदर श्योरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं ली थी, आप जानो पीएफआरडीए जाने जो बनता है वो ले लेना। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने गारंटी ले ली कि साहब इतना तो कम से कम दे देंगे अगर 10 साल नौकरी की है तो। हाँ जी सर। आखिरी सवाल, ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में से किस स्कीम में पेंशन कैलकुलेशन मार्केट रिटर्न से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है? इन तीनों स्कीम में से पेंशन कैलकुलेशन जो शेयर मार्केट है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एकदम खुला होता है, शेयर मार्केट पर डिपेंड ही नहीं करता। तो सर ये तो ओपीएस है एक प्रकार से। ओपीएस के अंदर शेयर मार्केट पर डिपेंड ही नहीं करता, सरकार देगी आपको तो पैसा। लेकिन एनपीएस के अंदर भी 10% आपका एम्प्लॉय का और 14% गवर्नमेंट का, और एक प्रकार से शेयर मार्केट में लगता है, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे, या इक्विटी के अंदर जाए। और यूपीएस के अंदर भी इंडिविजुअल फंड और एक कलेक्टिव फंड, ये दोनों ही शेयर मार्केट के अंदर लगेंगे। ये तो आंसर नहीं होंगे सर। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम थी, यही पेंशन स्कीम ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है बिल्कुल, किससे? पेंशन कैलकुलेशन मार्केट रिटर्न से एकदम स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज, गजब तरीके से धूम मचा देंगे सीरीज से किया है। अगर आपने एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस के हमारे पिछले तीनों वीडियो नहीं देखे तो पहले वो तीनों देख के आइए, मजा आ जाएगा आपको इस सेशन को देखने के लिए। हमने एक एक बाल की खाल निकाल दी, टॉप 50 एमसीक्यू, ओपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज यूपीएस, सारा ओल्ड पेंशन स्कीम समझा दी, नेशनल पेंशन सिस्टम समझा दिया, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको डिटेल में क्लियर करवा दी एक प्रकार से। तो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, एलडीसी या प्रमोशनल कोटे में यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमारी टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो तो करने का फर्ज बनता है। अगर आपको और भी ऐसा मटेरियल चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू के से रिलेटेड थ्योरी मटेरियल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 7014682229। और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, एलडीसी या प्रमोशनल कोटा हो, उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाएंगे। दोस्तों ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। जो सक्सेस के लिए भूख होती है ये अंदर जिंदा रहने दो दोस्तों, और हम और हमारी टीम आपके साथ खड़े हैं। जब भी आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप, कई बार लोग कॉल करते हैं हम रिसीव नहीं कर पाते, ना जवाब दे पाते हैं, इसलिए आप केवल व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए, अपनी डेजिग्नेशन लिखिए, कहां पर आप पोस्टेड हैं और किस चीज की आप प्रिपरेशन करें। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में पूरी हेल्प करेगी, और आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में हम पूरी तरीके से, पूरी लगन से आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में नई चीजों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी नौकरी करते रहिए जैसे हैं आप, स्वस्थ रहिए, महिलाओं और बच्चों का सम्मान और ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।